नमस्कार, YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का फेज़ फर्स्ट चल रहा है। ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री 4 फेज़ में कंप्लीट करेंगे अपने। पहले पढ़ रहे हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब ध्यान दो, जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है वो लेसन नंबर 1, 2, 3 जरूर देखें। क्यों? मैथ में कड़ी से कड़ी जुड़ती है, ध्यान रखना इस बात का। और धीरे धीरे लेवल फुल हाई लेवल तक पढ़ेंगे अपने, जहाँ तक आपके एग्जाम में भी प्रश्न नहीं आते। अब आपका क्वेश्चन ये होगा, सर एग्जाम में प्रश्न नहीं आते, उस लेवल तक क्यों पढ़ेंगे? ध्यान रखना, आसान भी नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा भयंकर जो आईआईटी एडवांस लेवल में आते हैं वैसे भी नहीं आएंगे, मीडियम प्रश्न आते हैं। ध्यान रखना, आईआईटी मेंस लेवल के प्रश्न आते हैं, तो वहाँ तक अपने पहुँचेंगे, फुल लेवल तक धीरे धीरे लेके जाएंगे। अचानक लेवल नहीं बढ़ाएंगे, धीरे धीरे कड़ी से कड़ी जुड़ेगी। बार बार ये कहना नहीं पड़े, वीडियो को शेयर जरूर किया करो, भी फ्री वीडियो मत देखा करो, समझ में आया नहीं आया कमेंट जरूर किया करो, फीडबैक क्लास का दिया करो, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं अपने आज अगले पॉइंट की। तो आज का जो पॉइंट होगा, आपको हेडिंग दिखाई दे रही है। आज का पॉइंट क्या है? कोण एवं इसके मापन, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। कोण, पहली बात तो ये कोण किसे कहते हैं ध्यान रखना। छोटी छोटी बातें हैं, इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ साथ में मैं आपके लिए पेपर वर्क कर रहा हूं, तो आप भी साथ साथ में प्रॉपर नोट्स बनाओ, जिससे कि चीजें पूरी क्लियर हो जाए। तो पहली बात ये कोण, कोण की परिभाषा क्या होती है? अभी एक निश्चित बिंदु से, ध्यान रखना, एक निश्चित बिंदु है, एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होने वाली दो किरणों से, रे किरणें, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात यह है, दो किरणों, किरण जिसे आप क्या बोलते हो? रे। दो किरणों से गिरी समतलीय आकृति कोण कहलाती है। क्या कहलाती है? कोण कहलाती है। आराम से लेट के वीडियो नहीं देखना है, वीडियो साथ साथ आपको पेपर वर्क करना है भी, ठीक है। तो पहली बात आपको मैंने क्या बताई, आप मुझे ये बताओ एंगल, कोण किसे कहते हैं? तो आप क्या बोलोगे? एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होने वाली दो किरणों से घिरी समतलीय आकृति क्या कहलाती है? कोण कहलाती है। दूसरी बात आगे पढ़ाऊंगा आपको मैं, एलाइड एंगल, वो आगे पढ़ेंगे, जस्ट इस पॉइंट के अगला पॉइंट अगला होगा। तो इससे पहले एक छोटी सी बात देखो, कोण क्या होता है इसके बारे में आप मुझे बताओ। मैंने आपको ये बात बोली, एक निश्चित बिंदु से, ये निश्चित बिंदु है, इससे प्रारंभ होने वाली दो किरणें, ये दो किरणें हैं, इसको मान लेता हूं पॉइंट को O, इसको मान लेता हूं मैं A, इसको मैं मान लेता हूं B। और ध्यान रखना, यहां से यहां तक इसे क्या बोलते हैं? थीटा कोण, इसे क्या बोलते हैं? एंगल कोण। तो इसको मैं क्या मान लेता हूं? प्रारंभिक भुजा। ये क्या है? प्रारंभिक भुजा है। और ये कौन सी भुजा है? अंतिम भुजा है। ये कौन सी है? अंतिम भुजा, ठीक है। आप मुझे बताओ एक छोटी सी बात, ध्यान देना इसके ऊपर। क्या मैं ये मान लेता हूं, माना OA और OB, मैंने क्या मान लिया? माना OA, OB दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। प्रतिच्छेदी क्या है? रेखाएं हैं। तथा अब ध्यान देना, ये OB द्वारा OA के साथ, क्या? OB द्वारा OA के साथ लिए गए घुमाव, जिसे आप बोलते हो रोटेशन, ध्यान रखना। TOTION, रोटेशन की मात्रा, रोटेशन की मात्रा क्या कहलाती है? कोण। तो इसकी मात्रा वो क्या कहलाती है? कोण कहलाती है। तो ध्यान रखना इस बात का, किस बात का? OA और OB क्या है? दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ध्यान रखना इस बात का, OB है
द्वारा OA के साथ लिए गए घुमाव या रोटेशन की मात्रा, तो ध्यान रखना इसका मतलब रोटेशन की मात्रा है, या इसको आप क्या बोलोगे, OB द्वारा OA के साथ बनाया गया कोण कहलाता है। तो ध्यान रखना इस बात का, ये क्या है, कोण है। नॉर्मल सी बात है, जो OB रेखा है उसने OA के साथ कितना घुमाव या कितना रोटेशन, उसकी मात्रा क्या कहलाती है, कोण कहलाती है। तो पहली बात आसान सी बात है, नॉर्मल सी बात है, कोण किसे कहते हैं। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा साइड में हो रहा हूँ, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट इसका क्या होगा, देखो तो आसान पॉइंट हैं 3-4, इनका आपको विशेष ध्यान रखना है, बिल्कुल बेसिक बातें हैं। तो पहला पॉइंट, कोण और इसके मापन क्या है, मेजरमेंट क्या है। तो सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि भाई कोण किसे कहते हैं। तो आपको इस बात का पता लग गया होगा कि कोण क्या होता है। तो अब आप मुझे ये बताओ अगला पॉइंट, अब घूर्णन की दिशा क्या होगी, इस बात का सब बच्चों को पता होगा, क्योंकि बेसिक बातें हैं जो आपने आज तक पढ़ी है, वही बातें पहले अपने पढ़ रहे हैं जो आपको आती है। तो आप मुझे बताओ घूर्णन की दिशा, क्या बताओगे, घूर्णन की दिशा। ठीक है, तो अगला पॉइंट मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, अगला पॉइंट ये है घूर्णन की दिशा। घूर्णन की दिशा, अब इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, दिशा का, कंफ्यूज नहीं होना। कैसे, देखो आप मुझे बताओ, ये कोण है एंगल, ये O है, ये A है और ये क्या है, B है, ये कोण है थीटा। आपने इस कोण को ऐसे मेजरमेंट किया, तो ध्यान रखना इस बात का, घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा। अब ये बताओ घड़ी ऐसे चलती है, तो ये क्या है, इसे क्या बोलेंगे, वामावर्त दिशा। क्या बोलेंगे, वामावर्त दिशा, और या इसे क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रखना इस बात का, इस कंडीशन में जो कोण बनेगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव, ध्यान रखना। और इसको याद रखने का तरीका क्या होता है, आप सभी को पता है, जो आदमी, जो व्यक्ति हमेशा समय के विपरीत चलता है, ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज, समय के विपरीत चलता है, तो जीत हमेशा उसी की होती है। इसका मतलब ये हो गया कि जो व्यक्ति समय के विपरीत चलता है, इसका मतलब धनात्मक कोण। तो ध्यान रखना इसका मतलब, अगर अपने एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो कोण हमेशा क्या बनेगा, धनात्मक कोण बनेगा, पॉजिटिव एंगल बनेगा। ध्यान रखना, कौन सा कोण बनेगा, धनात्मक। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपने पहले भी पढ़ ली होगी, आपको आता होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज है वो कोण कौन सा बनता है, जिसे आप बोलते हो वामावर्त दिशा या धनात्मक कोण। ठीक है, पहली बात ये होती है घूर्णन की दिशा। दूसरी बात ये आती है, ध्यान रखना इस बात का, मान लो ये पॉइंट O है, ये A है, अब की बार ये बताओ ये B है, कोण ऐसे, तो अब ये बताओ ये कोण क्या है, थीटा। अब की बार क्या है, नेगेटिव, ऋणात्मक है। क्यों भाई, अब ये बताओ ये किस दिशा से घूम रहा है, क्लॉकवाइज। इसे क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त दिशा। क्या बोलते हैं इसे, दक्षिणावर्त दिशा। इस बात का ध्यान रखना, इसे क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज। घड़ी के हिसाब से चलता है ये, तो हमेशा कोण क्या बनेगा, ऋणात्मक। कोण क्या बनेगा, ऋणात्मक। तो कहने का मतलब, इसको याद करने का तरीका आपको मैंने बता दिया। क्या बताया कि जो व्यक्ति समय के विपरीत चलता है तो जीत हमेशा उसी की होती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब एक छोटी सी बात, अब यहाँ पर ऑफलाइन क्लास में बच्चे के दिमाग में एक प्रश्न आता है कि सर आप मुझे ये बताओ, ये कोण है, जैसे कोण, ये कोण भी थीटा, ये कोण भी थीटा, ये कोण भी थीटा, ये कोण भी थीटा, ये सारे, ये सर का ये कोण जो छोटा है, ये कोण बड़े हैं। ध्यान रखना इस बात का, किस बात का, हमेशा ये किरण है OA, ये OB है। ध्यान रखना इसका मतलब ये दोनों ये फिक्स है, ध्यान रखना। तो हमेशा कोण बराबर होगा थीटा, ये ठीक है ना, इनमें कोई चेंज नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये दोनों क्या है, फिक्स है ये। तो ध्यान रखना कोण हमेशा क्या बनेगा, थीटा ही बनेगा। ये नहीं यहाँ कोण छोटा बन गया, यहाँ कोण बड़ा बन गया, ऐसा नहीं है। तो कोण हमेशा क्या बनेगा, थीटा बनेगा। तो इसका मतलब आपको मैंने क्या बताया, एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होने वाली दो किरणों द्वारा
घिरी समतलीय आकृति क्या कहलाती है? कोण कहलाती है थीटा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। घूर्णन की दिशा ऋणात्मक क्या होती है, धनात्मक क्या होती है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो अब अगले पॉइंट में क्या पढ़ेंगे? यूनिट्स ऑफ एंगल, कोण मापने की इकाई क्या होती है, कितनी पद्धतियां होती है, इनका अपने को विशेष ध्यान रखना है। तो छोटे छोटे पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट है। जब तक ये पॉइंट नहीं आएंगे तब तक दिक्कतें आएगी भैया। तो सबसे पहली बात, बेसिक क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भी। तो अब मुझे आप बताओ, यूनिट्स ऑफ एंगल क्या पढ़ेंगे? अगला पॉइंट पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ एंगल। आप बताओ इसको क्या बोलते हैं? कोणों का मापन, कोणों के मापन की इकाइयां या मापन पद्धति। ठीक है, कोणों का मापन। तो आप मुझे बताओ कोणों का मापन, तो कोण मापने की कितनी पद्धतियां होती है? 3। ध्यान रखना, कोण मापने की 3 पद्धति होती है। कितनी पद्धति होती है? 3 पद्धति। पता होगा इस बात का आपको। कोण मापने की 3 पद्धतियां होती है, और वो 3 पद्धतियां कौन सी है देखते हैं। आप मुझे बताओ, सबसे पहली बात, पहली पद्धति, यहां लिखता हूं मैं पद्धति। तो पहली पद्धति कौन सी होगी कोण मापने की? जिसे आप बोलते हो साष्टिक पद्धति। साष्टिक पद्धति कौन सी पद्धति? साष्टिक पद्धति, या इसे क्या बोलते हैं भाई? ब्रिटिश पद्धति, या इसे बोलते हैं अंग्रेजी प्रणाली। ध्यान होगा सबको, अंग्रेजी प्रणाली। ठीक है, सिस्टम, या इसको बोलते हैं आप इंग्लिश सिस्टम बोलते हैं, इंग्लिश सिस्टम। ठीक है, और अगला कौन सा होता है? सटीक, या इसे बोलते हैं फ्रांसीसी। ये फ्रेंच सिस्टम है अभी पद्धति। फ्रेंच सिस्टम। ठीक है, फ्रेंच सिस्टम। और तीसरा होता है वृत्तीय पद्धति। क्या बोलते हैं इसे? सर्कुलर सिस्टम। अब ध्यान रखना इस बात का। किस बात का? जैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं, आपने इकाइयां पढ़ी होगी MKS, FPS, CGS, वैसे ही कोण मापने की पद्धतियां मैथ में भी होती है। ध्यान रखना कौन सी होती है, कैसे कैसे होती है। देखो, सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया? कोण मापने की 3 पद्धतियां होती है। कौन सी? पहली साष्टिक पद्धति, या इसे बोलते हैं ब्रिटिश, या इसे बोलते हैं अंग्रेजी प्रणाली। उसके बाद कौन सी आती है? सटीक, या इसे क्या बोलते हैं? फ्रांसीसी पद्धति। और उसके बाद वृत्तीय पद्धति। अब ब्रिटिश, इसका मतलब इसको ब्रिटिश के गणितज्ञों ने दिया था। फ्रांसीसी, इसका मतलब फ्रांस के गणितज्ञों ने दिया था। और ये क्या है? ऑल वर्ल्ड के लिए सर्कुलर सिस्टम। ध्यान रखना। तो सबसे पहली बात, इसमें जो साष्टिक पद्धति है, इसमें कोण नापने की इकाई क्या होती है? डिग्री। अरे क्या होती है? डिग्री। और इसका संकेत क्या होता है? जैसे x के ऊपर क्या लगाएंगे? डिग्री। ठीक है, सटीक पद्धति, इसमें कोण मापने की इकाई क्या होती है? ग्रेड। कैसे लिखेंगे इसको? x के ऊपर g, ग्रेड। और जो वृत्तीय पद्धति होती है, सर्कुलर सिस्टम, रेडियन। इकाई क्या होती है इसकी? रेडियन। कैसे लिखते हैं इसको? x रेडियन, ऊपर मतलब सी लगाएंगे, सी। ध्यान रखना इस बात का। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का, मैं साइड में हो रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई है। 3 पद्धतियाँ होती है। अब ये कैसे कैसे होती है, इनके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात देखो, आप ध्यान दो इसके ऊपर। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। तो अपने बात कर रहे हैं कोण मापने की पद्धतियाँ। तो आसान है, बिल्कुल सिंपल काम है, बिल्कुल चीज़ें आपको आती होगी ये। क्योंकि ये चीज़ें कहाँ से स्टार्ट होती है? 9th क्लास से स्टार्ट हो जाती है चीज़ें, कोणों को मापने की पद्धतियाँ। चलो अब देखते हैं अपने इसमें सबसे पहली कौन सी? साष्टिक पद्धति।
कौन सी पद्धति? साष्टिक पद्धति। साष्टिक पद्धति में क्या होता है, ध्यान देना। सबसे पहली बात, नंबर 1, साष्टिक पद्धति, इसे क्या बोलते हैं? अंग्रेजी सिस्टम या ब्रिटिश प्रणाली, ब्रिटिश सिस्टम। इसको किसने दिया था? ब्रिटिश के गणितज्ञों ने दिया था। तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहली बात ध्यान रखना, साष्टिक पद्धति में आपको मैंने बता दिया इकाई क्या होती है? डिग्री। लिखेंगे कैसे? एक्स के ऊपर क्या लगा दिया? डिग्री। अब ध्यान दो इस बात के ऊपर। सबसे पहले क्या करेंगे, ये अपने पास उन्होंने क्या किया, एक वर्त सर्कल लिया, ये सेंटर है, इसका केंद्र है। आप मुझे बताओ इन्होंने क्या किया, इस वर्त के 360, ध्यान रखना कितने? 360 इक्वल पार्ट कर दिए। कितने भी? 360। ध्यान रखना क्या किए? 360 इक्वल पार्ट, 360 इक्वल पार्ट किसके? पूरे सर्कल के 360 इक्वल पार्ट कर दिए। और ध्यान रखना इन दो रेखाओं के बीच इनको क्या बोला? इनको कोण दे दिया, कभी ये 1 डिग्री है। नॉर्मल सी बात है भी, पूरा कितने हिस्से किए? समान 360 हिस्से कर दिए, तो प्रत्येक हिस्सा 1 डिग्री होगा। नॉर्मल सी बात है ये। तो अब ध्यान रखना इस बात का। किस बात का? 1 डिग्री क्या है? आपको मैं बोलूँ 1 डिग्री क्या है, तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे सर 1 डिग्री क्या है? 1 डिग्री क्या है? 360वां हिस्सा। कितना? 360वां हिस्सा। 1/360वां हिस्सा, 360वां हिस्सा, पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट रोटेशन। ठीक है, तो ध्यान रखना 1 डिग्री इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज। 1 डिग्री बराबर क्या होता है? 1/360, क्या? पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट रोटेशन, पूरे एक चक्कर का। ध्यान रखना किसका? पूरे एक चक्कर का। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसके 360 इक्वल समान भाग किए, समान पार्ट किए। ठीक है, तो 1 डिग्री क्या हो गया? 1/360 पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट रोटेशन। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ एक छोटी सी बात, इसको आगे फिर उन्होंने किस में बांटा? ध्यान रखना, सबको पता है इस बात का, एक समकोण। कितना? एक समकोण। एक समकोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। और 1 डिग्री में क्या होता है? 60 मिनट। ध्यान रखना, इसको ऐसे लिखेंगे सिंगल डैश, क्या बोलेंगे इसको? 60 मिनट। और 1 मिनट में क्या हो जाएगी? 1 मिनट में 60 सेकंड, ये होती है 60 सेकंड। अब ध्यान रखना, अब आपका दिमाग घड़ी की मिनट और सेकंड पर नहीं चला जाए, ये वो वाली मिनट सेकंड नहीं है जो घड़ी की होती है, तो इनकी आप तुलना घड़ी से मत कर लेना, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो अब ये बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो आप ये बताओ 1 डिग्री में सेकंड कितनी होगी? तो आप क्या बोलोगे कि सर एक काम करो, 60 को 60 से इंटू कर दो, तो 60 × 60 3600 सेकंड। आई कि नहीं आई? आ गई। तो ध्यान रखना इस बात का, ये किसके कौन सी पद्धति में है? साष्टिक पद्धति में, ध्यान रखना। तो एक बार इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आसान सा काम है और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे सतिक। तो चलते हैं आगे की तरफ। आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। तो ये था पहला साष्टिक पद्धति। अब ध्यान दो आप इसके ऊपर, नंबर 2 में पढ़ेंगे अपने नंबर 2 सतिक पद्धति। कौन सी पद्धति? सतिक पद्धति। ये क्या है क्या नहीं है, ध्यान रखना। इसको किसने दिया? फ्रांस के गणितज्ञों ने। फ्रांसीसी पद्धति बोलते हैं इसे। तो इन्होंने क्या किया, ये थोड़े से अलग टाइप के गणितज्ञ थे, इन्होंने थोड़ा अलग सोचा। अलग क्या सोचा? सोचो। इन्होंने क्या किया, इसमें माप की इकाई क्या होती है? अभी ग्रेड। ध्यान रखना, माप की इकाई क्या होती है? ग्रेड। कैसे लिखेंगे इसको? जैसे x के ऊपर क्या लगा दिया? g, ग्रेड, ऐसे लिखेंगे इसको। अब बताओ सतिक पद्धति में क्या होता है? ये सर्कल ले लिया,
इन्होंने क्या किया, ये सेंटर से 400 इक्वल पार्ट किए। कितने? 400, ध्यान रखना कितने? 400। इन्होंने क्या किया, 400 इक्वल पार्ट, 400 समान भाग कर दिए। और इन दो के बीच का कोण, इसे क्या बोल दिया? 1 ग्रेड। क्या बोल दिया इसे? 1 ग्रेड। तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? कंप्लीट कितने? 400 इक्वल पार्ट किए, तो 1 ग्रेड क्या हो जाएगा? 1/400वां पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट रोटेशन। कंप्लीट रोटेशन। अब बताओ मुझे आप, है क्या हो गया इस कंप्लीट का? ये कंप्लीट कितने थे? 400 इक्वल पार्ट थे, तो 1 ग्रेड क्या हो जाएगा? 1/400वां भाग हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें होता क्या है। सबसे पहली बात ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, एक समकोण बराबर 100 ग्रेड। क्या होते हैं? 100 ग्रेड। और 1 ग्रेड में ध्यान रखना इस बात का, 1 ग्रेड में 100 मिनट और 1 मिनट में 100 सेकंड। इसका मतलब 1 ग्रेड में 100 गुणा 100, 10,000 सेकंड। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूं। तो 1 ग्रेड में क्या हो जाएंगे? 100 मिनट, और 1 मिनट में क्या हो जाएंगे? 100 सेकंड, और 1 ग्रेड बराबर 10,000 सेकंड। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ध्यान रखना इसका। तो चलते हैं आगे की तरफ, इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना। मैंने आपको बार बार कह दिया, ये क्या है? मिनट, और ये क्या है? डबल डैश सेकंड। तो ये मिनट और सेकंड घड़ी वाली नहीं है, ध्यान रखना इस बात का, ये घड़ी वाली नहीं है। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, जो ज़्यादातर अपने काम में लेंगे मोस्टली, ये जो ग्रेड सिस्टम है ये बहुत कम यूज़ होता है। भी ध्यान रखना, ग्रेड सिस्टम बहुत कम यूज़ होता है। ज़्यादा यूज़ क्या होता है? डिग्री और रेडियन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? रेडियन की तरफ बढ़ते हैं। रेडियन वर्तीय प्रणाली क्या है, क्या करेंगे इसमें? देखो, तो पहली बात इसमें क्या है? वर्तीय प्रणाली या वर्तीय पद्धति। वर्तीय पद्धति या इसे बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम, वर्तीय पद्धति। तो पहली बात तो इसमें क्या है? इसमें माप की इकाई, इसमें माप की इकाई, इसमें माप की इकाई क्या होती है? रेडियन होती है। अरे क्या होती है? रेडियन, इंपॉर्टेंट। इसमें माप की इकाई क्या होती है? रेडियन होती है। ठीक है, अब रेडियन को ध्यान रखना पावर C, और ध्यान रखना सामान्यतया इस बात का विशेष ध्यान रखना, सामान्यतया जब कोण को रेडियन में लिखा जाता है तो सामान्यतया C को नहीं लिखा जाता, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो इसका मतलब अगर C नहीं लिखेंगे तो भी क्या मानेंगे? ये रेडियन में। ध्यान रखना इस बात का, ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। तो मैं क्या बोलूँगा इसे? सामान्यतः जब कोण रेडियन में है, ध्यान रखना, जब कोण किस में है? रेडियन में है। जब कोण रेडियन में है तो C को नहीं लिखा जाता, नहीं लिखा जाता, लिखा जाता है। तो ध्यान रखना इस बात का, अगर इसके ऊपर C नहीं लिखा हुआ तो किस में मानेंगे? रेडियन में मानेंगे। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, अब ये बताओ ये है क्या? तो अब ध्यान से देखना, जो सर्कुलर सिस्टम है ये वर्त है, और ये वर्त का केंद्र है सेंटर। यहां से यहां तक ये रेडियस है R। अब छोटी सी बात सुनना गौर से, मैं क्या बता रहा हूं। वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप लो, ध्यान रखना, आर्क चाप। यहां से यहां तक मैंने कोई चाप ले लिया, और चाप कितना लिया? जो जितनी वृत्त की रेडियस है, त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप R ले लिया। तो जो ये चाप केंद्र पर जो कोण बना रहा है, ध्यान रखना, वो कितना होता है? 1 रेडियन होता है। इंपॉर्टेंट, वो कितना होता है? 1 रेडियन। तो इसको आप लैंग्वेज के रूप में कैसे लिखोगे? लैंग्वेज के रूप में आप ऐसे लिखो, वृत्त की त्रिज्या के बराबर, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, आज तक आपने चीज़ों को डिग्री में पढ़ा है, अब धीरे धीरे अपने रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे वो भी आपको बता दूंगा मैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट चालू हो जाती है अभी। आप मुझे बताओ, वृत्त की त्रिज्या के बराबर, किसके बराबर? वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप जो
वृत्त के केंद्र पर, ध्यान रखना किस पर, वृत्त के केंद्र पर कोण अंतरित करता है, कोण अंतरित करता है, कोण अंतरित करता है, वह कोण अंतरित करता है वह 1 रेडियन कहलाता है। 1 रेडियन क्या कहलाता है, 1 रेडियन। ध्यान रखना, इसको सीधा आप 1 भी लिख दो या ऊपर सी भी लगा दो, एक ही बात है। तो ये बात समझ में आ गई क्या, क्या बात समझ में आई कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप जो वृत्त के केंद्र पर कोण अंतरित करता है वह कितना होता है, 1 रेडियन कहलाता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट। अब पहली बात क्या इसमें 1 रेडियन, सबसे पहली बात क्या, ध्यान दो कि 1 रेडियन का मान कितना होता है, इन चीज़ों को अपने जस्ट अभी देखेंगे। पहले एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा आगे चलता हूं मैं इससे। तो एक बात यहां से आपके समझ में आ गई होगी, बात समझ में क्या आई, देखो कि अब 1 रेडियन है वो किसके बराबर होगा, तो आप यहां से ये बात बोल सकते हो क्या, देखना क्या जो मैं बात बोलना चाह रहा हूं समझने की कोशिश करना। यहां चाप कितनी है, आर्क आर, आर चाप है तब कोण कितना है, 1 रेडियन। आर आर्क चाप है तब कोण कितना बना सेंटर पर, 1 रेडियन का, कितना बना, 1 रेडियन का। ध्यान रखना 1 रेडियन का। अगर मैं बोलूं जब चाप की लंबाई 1 है, 1 तो कोण कितना बनेगा, 1/r का। और इस पूरे के लिए ध्यान रखना, तो सरकमफ्रेंस परिधि 2πr, तो 2πr होगा तब कोण कितना बनेगा, 1/r किससे गुणा कर दूं, 2πr से। ध्यान रखना इस बात का, तो r से r कट जाएगा, कितना बनेगा, 2π रेडियन, कितना बनेगा, 2π रेडियन। इंपॉर्टेंट ये बात ध्यान रखना, 2π रेडियन, 2π रेडियन। तो अब आप ये कह सकते हो क्या, क्या कह सकते हो कि 1 रेडियन, क्या कह सकते हो, 1 रेडियन क्या हो जाएगा, 1/2π पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन। ठीक है, तो अब ध्यान रखना इस बात का, 1 रेडियन क्या होता है, 1/2π भाग होता है किसका, कंप्लीट एक चक्कर का, एक रोटेशन का। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा आगे चलते हैं, इसमें करना क्या है देखते हैं। ये थी अपने पास वृत्तीय पद्धति या सर्कुलर सिस्टम। अब देखो आप नेक्स्ट बात इसमें ये है कि थोड़ा एक बार पाई का जिक्र आ गया, थोड़ा पाई के बारे में समझते हैं, पाई के बारे में कि क्या है क्या नहीं है। उसके बाद थोड़ा आगे और चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जहाँ से छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में प्रश्न आते हैं यहाँ से, जो आपको डायरेक्ट आने चाहिए भी। जैसे मान लो नोट, थोड़ा पाई के बारे में देखो, पाई क्या है, तो ध्यान रखना इस बात का, पाई इरेशनल नंबर है। अरे पाई क्या है, अप्रिमेय संख्या है। पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, अप्रिमेय संख्या है। ठीक है, अब बताओ पाई का मान क्या होता है, तो पाई का मान अप्रोक्सीमेट होता है। क्या होता है, अप्रोक्सीमेट, कितना, 3.14159 डैश डैश, क्योंकि ये अप्रिमेय संख्या चलता जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। या अप्रोक्सीमेट में क्या होता है, 22/7, 22/7। पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, अप्रिमेय संख्या है, तो पाई का मान अप्रोक्सीमेट 3.14 या 22/7 अपने लेते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यहां से क्या है, प्रत्येक वृत्त की परिधि, ध्यान रखना, प्रत्येक वृत्त की परिधि तथा व्यास का अनुपात हमेशा अचर होता है, जिसे पाई से व्यक्त करते हैं। वृत्त की परिधि अपॉन में क्या, व्यास, किसके बराबर होता है, पाई के बराबर होता है। ध्यान रखना इस बात का, पाई के बराबर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। वृत्त की परिधि अनुपात क्या होता है, हमेशा अचर होता है, ध्यान रखना। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ, अगला पॉइंट इसमें क्या होगा। तो ये था पाई के बारे में, जो आपको पता है पहले से। ध्यान रखना, मैं आपको छोटी से छोटी बात बताऊंगा। क्यों, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बेसिक थोड़ा कमज़ोर होता है, तो जिनका मैथ बढ़िया है
उनका रिवीजन हो जाएगा, जिनका बेसिक थोड़ा कमज़ोर है उनका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आप मुझे बताओ अगली बात इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें चालू हो जाएगी भी। माप की तीनों पद्धतियों में संबंध क्या है, इनमें रिलेशन क्या है, ध्यान रखना इस बात का। माप की तीनों पद्धतियों में क्या संबंध है। तो आपको मैंने अभी बताया था, नॉर्मल सी बातें हैं। माना कोई कोण है थीटा, माना किसी कोण थीटा में कोई कोण है थीटा, इसमें मैं ये मान लेता हूं कोई थीटा कोई कोण है, इसमें डिग्रियों की संख्या कितनी मान ली, कैपिटल डी, ध्यान रखना। रेडियन की संख्या मैंने क्या मान ली भी, कैपिटल आर, ठीक है। और ग्रेड की संख्या, ठीक है, किसकी संख्या, ग्रेड की संख्या क्या मान ली मैंने, कैपिटल जी, ठीक है। कोई कोण है थीटा, ध्यान रखना कोई कोण है थीटा, इसमें डिग्रियों की संख्या मैंने कितनी मान ली, डी मान ली, और रेडियन की संख्या मैंने क्या मान ली, आर मान ली, और ग्रेड की संख्या मैंने क्या मान ली, जी मान ली। तो आपको मैंने अभी बताया था क्या होता है, जब डिग्री की संख्या डी है तो अगर डिग्री में है तो कौन सा हिस्सा होता है, 1 डिग्री 360वां हिस्सा, अभी बताया था। अगर जब बात करें ग्रेड की तो कौन सा हिस्सा होता है, 400वां हिस्सा, और जब बात करें रेडियन की तो कौन सा हिस्सा होता है, 2 पाई, अभी बताया था ना। और ये कोण क्या है, सेम है उसी कोण के लिए, तो क्या कर दूं, बराबर रख दूं। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो ग्रेड काम में बहुत कम लिया जाता है, डिग्री और रेडियन काम में लिया जाता है, तो इनमें रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ग्रेड मतलब डिग्री को रेडियन में बदलना और रेडियन को डिग्री में बदलना, अब आपको मैं सिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। कई जगह आपको ये ऐसे मिल जाएगा संबंध, 2 से काट दो, तो कई किताबों में क्या मिलेगा, 2 से काटेंगे तो 180, यहाँ क्या मिलेगा बटे 200, यहाँ क्या मिलेगा 2 से काटो तो r बटे पाई। कई किताबों में आपको कैसे मिलेगा, देखो 2 से प्रत्येक को गुणा कर दो, जब 2 से प्रत्येक को गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर d बटा 90 बराबर 2 से गुणा करूँगा नीचे आ जाएगा 100, g बटा 100, यहाँ क्या आ जाएगा 2r बटे पाई। तो आपको कई किताबों में ऐसे ही मिल सकता है, ठीक है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है इनमें। तो ये रिलेशन आपको ऐसे मिल सकता है, ऐसे मिल सकता है, और ये ऐसे मिल सकता है। तो इसका आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसका, 2r बटे पाई। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं इनको आपस में चेंज कैसे करेंगे, बदलेंगे कैसे। तो ध्यान दो इसके ऊपर। सबसे पहली बात, इसमें ये आती है, तो आज वाला काम थोड़ा बेसिक है और अब धीरे धीरे आगे से आगे काम थोड़ा बढ़िया चलेगा, ध्यान रखना भी, क्योंकि बेसिक बातें थी बतानी बहुत ज़रूरी थी, अगर नहीं बताएंगे तो आगे दिक्कत आ जाएगी। चलो आप मुझे बताओ, तो आपको मैंने क्या बताया, डिग्री, ग्रेड और रेडियन। तो इसका मतलब 180, ये कितना आ जाएगा 200, ये कितना आ जाएगा पाई, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ग्रेड बहुत कम काम में लेंगे, डिग्री और रेडियन का जिक्र करते हैं। यहाँ से एग्जाम में एक छोटा सा प्रश्न बनता है, क्या बनेगा, ध्यान से देखो। सबसे पहली बात आपको पता लग गया होगा, मैं इसको इसके बराबर रखता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, d बटा 180 बराबर r बटे पाई, ये लो। अब यहाँ से फॉर्मूला, कई बच्चे फॉर्मूला रट्टा मारते हैं, कैसे, अगर d का मान चाहिए तो d बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये भाग में है, क्या भाग में है, गुणा में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा r बटे पाई, गुणा में क्या आ जाएगा 180। अगर यहाँ से मेरे को r का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, r का, तो क्या कर देंगे, इसको इस तरफ ले जाओ, अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ से r का मान। तो r का मान क्या आ जाएगा, बोलो, पाई बटा पाई आ जाएगा, पाई बटा 180 गुणा डिग्री। तो या इसको आप ऐसे लिख लो, 180 बटा पाई, एक ही बात है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ क्या, 180 बटा पाई गुणा रेडियन। अब ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बन गए ये, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले।
याद करने का तरीका ये होगा, जब अपने रेडियन में कोई एंगल दिखाते हैं रेडियन में, तो हमेशा क्या पाई की टर्म में आएगा, किसी टर्म में आएगा, पाई की टर्म में। तो ध्यान रखना पाई बटा 180 याद रह जाएगा। जब रेडियन में कोण पूछता है तो पाई की टर्म में आएगा तो पाई बटा 180, और जब डिग्री में पूछेगा तो डायरेक्ट आंकड़े के रूप में आएगा तो 180 बटा पाई। ध्यान रखना, तो यहाँ कन्फ्यूज मत होना कि पाई बटा 180 कब आएगा और 180 बटा पाई कब आएगा। तो अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब कोण रेडियन की टर्म में आएगा, किसकी टर्म में आएगा, रेडियन की टर्म में आएगा, इसका मतलब जब कोण रेडियन की टर्म में आएगा तो पाई की टर्म में आएगा, ठीक है, रेडियन के रूप में, पाई की टर्म में, तो पाई बटा 180। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से देखो, अब कई बच्चे क्या करते हैं, सूत्र बनाते हैं इसका, किसका, यहाँ से आर का मतलब रेडियन माप, तो सूत्र क्या बन जाएगा, यहाँ से रेडियन माप बराबर सूत्र क्या बन जाएगा, पाई बटा 180 गुणा डिग्री माप, गुणा में डिग्री माप। अब कई बच्चे इस फॉर्मूले को याद करते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये बेसिक सी बात है, आपके समझ में आ गई होगी। तो रेडियन माप बराबर क्या होता है, पाई बटा 180 गुणा डिग्री माप, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखेंगे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या होगा उस पर चर्चा करेंगे। आप मुझे बताओ, सबसे पहली बात मैं बात करता हूं पाई रेडियन के लिए, किसकी बात करता हूं, पाई रेडियन के लिए। तो अब ये बताओ पाई रेडियन के लिए मैं बात करूंगा, तो सबसे पहली बात ध्यान रखो, पाई रेडियन, ठीक है। तो अब मुझे आप बताओ, यहां पर देखना पाई रेडियन कितना होता है भाई, 180 डिग्री। अरे कितना होता है, 180 डिग्री। पाई रेडियन कितना होता है, 180 डिग्री। कैसे आया, रेडियन में मैंने मान रख दिया पाई, तो पाई से पाई कट गया, डिग्री में मान कितना आ गया, 180 डिग्री। तो इसका मतलब ध्यान रखना इस बात का, पाई रेडियन कितना होता है, 180 डिग्री। यहां से आप क्या बोल सकते हो, यहां से आप क्या बोलोगे, यहां से आप ये बोल दोगे क्या, 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 180 बटा पाई। अरे आगे ना बात समझ में, 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई। अब बताओ मुझे, यहां पर ध्यान रखना 1 रेडियन का मान कितना होता है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। तो पाई का मान कितना होता है भैया, 22 बटे 7, 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 2 से काट दो 11, 2 से काट दो 90, 9 7 63 बटे 11, यह आ गया 1 रेडियन। अब ध्यान रखना इस बात का, जब 630 में 11 का भाग देते हो, जब 630 में 11 का भाग दोगे अपने पास क्या आएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 1 रेडियन बराबर कितना आएगा, लगभग 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकंड, लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना। कई जगह आपको ये मिल सकती है 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकंड, क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट 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 क्या है ये आपको ध्यान रखना है कि भाई 1 रेडियन का मान 57 डिग्री लगभग होता है, ध्यान रखना। तो 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकंड, लगभग 1 रेडियन का मान डिग्री में ये होता है। तो अब ध्यान रखना इस बात का, इसका मतलब एक छोटी सी बात आपने सोची है, क्या सोची है, ये वर्त था, ये सेंटर है, ये रेडियस, और ये भी चाप की लंबाई कितनी है, रेडियस आर। तो अब मुझे बताओ कि अगर आर, ये भी आर, अगर ये सीधी लाइन होती, स्ट्रेट लाइन होती, तो क्या बनता, समबाहु त्रिभुज बनता, और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं। लेकिन इसमें क्या किया, ये थोड़ा घुमाव आ गया इसमें, इसके कारण ये कोण कितना होना, 57 डिग्री का, ध्यान रखना इस बात का। तो 1 रेडियन होता है ना, अब ये रट्टा मार लेना, मैंने आपको सिखा दिया बेसिक से ये आया कैसे, लेकिन आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, एग्जाम में काम आएगा बार बार। तो 1 रेडियन का मान कितना होता है, 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकंड लगभग। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब 1-2 रिजल्ट और देखते हैं, इसमें क्या आता है क्या नहीं आता, एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछता है। चलें, अब देखो आप यहां से, तो यहां से उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। कौन सी बात, देखो आपको मैंने ये बताया है, क्या बताया है, 1 रेडियन बराबर क्या होता है, 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकंड लगभग। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये हर बच्चे के दिमाग में फिट रहना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यहां से क्या फिट रहनी चाहिए, देखो 180 डिग्री का मान क्या होता है, पाई रेडियन, आपको मैंने अभी बताया है। अरे क्या होता है, पाई रेडियन, अभी बताया है। तो 1 डिग्री का मान क्या हो जाएगा,
पाई बटा 180 रेडियन हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब ध्यान दो इसके ऊपर, 1 डिग्री बराबर पाई का मान क्या होता है 22/7। अरे क्या होता है 22/7, बटा में क्या है 180। तो 2 से 11 बार, 2 से 90 बार, 11/9 7 63 630, ये किस में आएगा रेडियन में। अब एक काम करना, जब 11 में 630 का भाग देंगे तो 1 डिग्री बराबर क्या कितना जाएगा 0.01746 रेडियन। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इस बात का, इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखना, 1 रेडियन में 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकंड लगभग होता है, और 1 डिग्री में 0.01746 रेडियन होते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात है। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं जो आपने पहले पढ़ी है। चलो आगे नेक्स्ट, कुछ 1-2 चीज़ें और देखो आप इसमें जो आपको आती होगी पहले से ही। आप मुझे ये बताओ अगली बात इसमें क्या हो सकती है। अगली बात इसमें ये हो सकती है, देखो तो आपको मैंने अभी ये बताया था 1 रेडियन बराबर कितना होता है 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकंड लगभग, ठीक है। और 1 डिग्री में क्या होता है 0.01746 रेडियन। 2 बात। तीसरी बात ये आपको ध्यान होगा, ये तो 180 डिग्री है, इसको कैसे लिखेंगे 179 डिग्री 59 मिनट 60 सेकंड। जैसे मान लो 90 डिग्री है तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको 90 डिग्री को 89 डिग्री 59 मिनट 60 सेकंड। ध्यान होगा इस बात का, तो बेसिक बातें ये तो सबको ध्यान होगी। तो अब अगली बात ध्यान रखना, अगली बात क्या है, यहाँ से एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे, चलो बताओ। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा अलाइड एंगल के बारे में। ये बताओ चलो, ऐसे आ जाए साइन 1 रेडियन और साइन 1 डिग्री, इनमें से बड़ा कौन सा है, ये बताओ भाई, इनमें से बड़ा कौन सा है। ध्यान रखना, एक ऊपर सी लिखा हुआ हो सकता है, या ऐसे सीधा दे दे साइन 1 और साइन 1 डिग्री। ध्यान रखना, साइन 1 और साइन 1 डिग्री, इनमें से बड़ा कौन सा है। तो नॉर्मल सी बात है, आगे आपको पढ़ाऊंगा मैं क्वाड्रेंट चतुर्थांश। क्या आपने अभी सीखा है कि एक जो रेडियन होता है उसका मान डिग्री में 57 डिग्री अप्रोक्सीमेट, तो इसका मतलब इसका मान कितना हो जाएगा साइन 57 डिग्री। ये कितना है साइन 1 डिग्री। तो इस बात का सबको पता होगा एक बार, क्या 4 क्वाड्रेंट चतुर्थांश होते हैं, ये 0 और ये 90 डिग्री। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 0 से 90 की तरफ हमेशा बढ़ता है, ध्यान रखना बढ़ता है। इसका मतलब साइन 57 का मान साइन 1 से क्या होगा बड़ा होगा। आसान सा प्रश्न है, एग्जाम में ऐसे प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं, निम्न में से क्या सत्य है क्या असत्य है, ध्यान रखना इस बात का। तो इस बात का ध्यान रखना, इन तुलना करने वाले प्रश्नों में रेडियन 1 रेडियन का मान आपके याद होना चाहिए, तभी पार पड़ेगी भी। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। एक बार इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या होगा, अब कुछ जो स्टैंडर्ड मान हैं उनको चेंज करो, किसमें रेडियन में। तो बेसिक सी बातें हैं, नेक्स्ट जो अगली क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे अपने वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है उनके बारे में, और कोणों विभिन्न चतुर्थांश होते हैं उनमें कोणों के चिन्ह कैसे चेंज होते हैं, कोण कैसे बदलते हैं, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो एक छोटी सी बात इसमें आप और देख लो। तो बेसिक बातें थी, ध्यान रखना, साथ साथ पढ़ते रहो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, उसके बाद आपकी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलो आप बताओ, आपको मैंने ये बताओ अभी बताया था डिग्री बटा 180 बराबर रेडियन बटा पाई, याद है क्या, याद है। ये संबंध इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ग्रेड सिस्टम बहुत कम यूज होता है, इंपॉर्टेंट। चलो आप मुझे बताओ एक छोटी सी बात, क्या बताओगे, यहां से देखो, अगर डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 180 बटा पाई, और अगर रेडियन में चेंज करना है, अब बताओ कितना हो जाएगा पाई बटा 180 गुणा डिग्री माप। ध्यान रखना, 2 फॉर्मूले आपको मैंने बताए थे जो आपके याद रहने चाहिए। अब कुछ जो स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, स्टैंडर्ड
डिग्री के मान हैं उनको चेंज करो। जैसे मान लो अब 0 डिग्री 0 ही होता है, ध्यान रखना। 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को चेंज करो रेडियन में, 30 डिग्री को चेंज करो रेडियन में। तो रेडियन में चेंज करना है तो डिग्री कितनी है 30 यहाँ रख दो, तो कितने से कट जाएगा 6 3 18। इसका मतलब ये कितना होता है π/6। आपको मैं बोलूँ 45 डिग्री, तो अब आप क्या बताओगे कि सर यहाँ कितना मान रख देंगे 45, कितने से कट जाएगा 4 बार, कितना हो जाएगा π/4। किस में है ये डिग्री में है, ये किस में है रेडियन में। ध्यान रखना जब रेडियन में कोण लिखते हैं तो पाई की टर्म के रूप में लिखा जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है सर, चले आगे, चलो आगे। अब बताओ 60 डिग्री, अब आप बताओ 60 डिग्री तो 6 3 18 कितना हो जाएगा π/3 हो जाएगा ना, हो जाएगा। 90 डिग्री, अब बताओ 90 दूनी 180 कितना हो जाएगा π/2। आगे भी बात समझ में। मान लो कितना है 180 डिग्री, अब 180 से 180 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा पाई रेडियन। क्या हो जाएगा पाई रेडियन। आपको भी बताया था मैंने कि 180 डिग्री कितना होता है पाई रेडियन होता है, ध्यान रखना। चलो अब बताओ 360 पूछ ले तो क्या करोगे 360 रख दो, कितना हो जाएगा 2 पाई, कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब उम्मीद करता हूँ ये आपको लिखना आ गया होगा, बट आपके डायरेक्ट याद रहना चाहिए। बताओ 270 डिग्री कितना होता है, तो आप क्या करोगे यहाँ कितना रखोगे 270 डिग्री रखोगे। 9 दूनी 18 9 3 27, तो कितना आ जाएगा 3 π/2, 3 π/2। उम्मीद करता हूँ अब ये चीज़ें आपको आने लग गई होगी। तो ध्यान रखना डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं और रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं। तो ये 2 फॉर्मूले हैं, उम्मीद करता हूँ ये आपको आने चाहिए, आगे होंगे समझ में, क्योंकि पढ़ाने का तरीका आपने देख लिया होगा। मैं हर चीज़ का बेसिक सिखाता हूँ, बेसिक सीखने से आपका दिमाग चलेगा। तो आज इस क्लास में करेंगे इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और चैनल को थोड़ा शेयर किया करो, फ्री में वीडियो मत देखा करो। इसके बाद क्लास का फीडबैक ज़रूर दिया करो, कमेंट किया करो, बताया करो समझ में आया नहीं आया। अब आप बोलो सर नहीं आया तो क्या इलाज है, नहीं आया तो एक इलाज है, वीडियो को 2 बार देखो 3 बार देखो। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है ये इतना मेरा अनुभव है कि इतना बेसिक से पढ़ाने के बाद चाहे कितना भी कमज़ोर बच्चा है वो भी चीज़ों को पकड़ जाएगा, समझ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।